हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन अपनी एक नई यूनिट के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या है बायोटेक्नोलॉजी, किस तरीके से अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं इसको। तो आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें दो चैप्टर बायोटेक यूनिट के हैं। फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। अपन इस यूनिट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक समझेंगे। कहीं कोई क्वेश्चन में कोई डाउट आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं रहेगा। सेकंड थिंग, पहले अपन बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला पार्ट समझेंगे और उसके बाद में जो उसकी एप्लीकेशंस हैं, जो उसके यूज हैं, वो अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्या है बायोटेक्नोलॉजी? काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है क्योंकि इसमें पूरा एक्सपेरिमेंटली चलता है और अपन इसको यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। तो आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी यहाँ पे कुछ समझ में आएंगे। देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग यदि मैं आपको बताऊं तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बायो के साथ कुछ टेक्नोलॉजी जोड़ दी गई। बायो के साथ कुछ टेक्नोलॉजी जोड़ दी गई। बायो क्या, जैसे जो लिविंग है, सेल्स हैं, डीएनए हैं, उनके साथ कुछ टेक्नोलॉजी जोड़ दी गई, कुछ काट दिया गया, कुछ ऐड कर दिया गया। तो उसे अपन एक तरीके से क्या कर दिए, मॉडिफाई कर दिया, बायोलॉजिकल चीजों को मॉडिफाई कर दिया। यह है बायोटेक्नोलॉजी। ये अपन ने सिंपल सा एक बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का क्या समझा है, मीनिंग समझा है। अच्छे से समझते हैं, आइए देखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी में अपन पढ़ने वाले क्या है। जैसे अपन किसी जीन को ह्यूमन की सेल से निकालना, वहां से कट करना, किसी इकोलाई या इस सेल में ऐड करना और वहां उस जीन का वो प्रोडक्ट बनवाना, ये अपन बायोटेक्नोलॉजी में जनरली करते हैं। अब देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी की मैंने कुछ जो है जनरल सी बातें लिखी है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी टर्म गिवन बाय कार्ल इरेकी, ये आपके कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है। कार्ल इरेकी ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया। उसके बाद में समझिएगा एक्चुअलिटी बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इट इज यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस। मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिजम्स को यूज करना, उनके प्रोडक्ट्स को यूज करना, लेकिन किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमंस के लिए। बायोटेक्नोलॉजी का एम ही ये होता है कि अपन कुछ भी करें लेकिन ह्यूमंस को क्या होना चाहिए, उससे बेनिफिट होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अपन ने कोई, जैसे बेसिक सा एग्जांपल है अपनी बायोटेक का कि कोई इंसुलिन का जीन है और अपने को इंसुलिन बनवाना है। तो इंसुलिन का जीन मैंने ह्यूमन की सेल से निकाला और उसको ईस्ट में ट्रांसफर कर दिया या इकोलाई में ट्रांसफर कर दिया और वहां वो प्रोडक्ट अपना बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है। तो वहां से अपन जो है ह्यूमंस में उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली फायदा किसको हुआ, ह्यूमंस को हुआ ह्यूमंस को फायदा। दूसरा, जैसे किसी प्लांट के रेस्पेक्ट में बात करूं, किसी प्लांट में अपन ने कोई ऐसा जीन डाला जिससे वहां प्रोडक्शन बढ़ा या फिर फूड की क्वालिटी बढ़ी, तो अल्टीमेटली उससे बेनिफिट किसको हुआ, ह्यूमंस को। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक बेसिक फंडा ये होता है, बेसिक एम ये होता है कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ह्यूमंस को इससे बेनिफिट होना चाहिए। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एराज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या फिर मैं बोल सकता हूं बायोटेक्नोलॉजी को अपन दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, एक न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिएगा, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका मैं आपको एक्चुअल मीनिंग समझाता हूं। ओल्ड बिफोर 1970 से पहले की, और ये आफ्टर 1970, मतलब 1970 से पहले की जो बायोटेक है उसे अपन ओल्ड या ट्रेडिशनल में इंक्लूड करते हैं, और 1970 के बाद की जो बायोटेक है उसे न्यू या मॉडर्न बायोटेक में अपन मानते हैं। अब देखिएगा एक्चुअल में है क्या, मैं यहां पे आगे आपको समझाता हूं। देखो, ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में अपन क्या करते हैं, यूज ऑफ नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटीज को यूज करते हैं। किसी भी कोई जीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म की या माइक्रोब्स की नेचुरल कैपेबिलिटीज को अपन यूज कर रहे हैं।
क्या बनाने के लिए? कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। ओके, क्या एग्जाम्पल मैं ये दे सकता हूं, कर्ड मेकिंग बाई लैक्टोबैसिलस। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझना, अपने घर में क्या होता है, मम्मी क्या करती है, ये मिल्क लिया मैंने इस कंटेनर में और इसको अच्छे से क्या कर लिया जाता है, गर्म कर लिया जाता है। ओके, दही बना रहे हैं अपन एक तरीके से, देखना समझना, ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक और न्यू या मॉडर्न बायोटेक में आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर होएगा। मिल्क लिया, मिल्क को अच्छे से गर्म कर लिया और अपने पास जो दही होता है बचा हुआ, उसमें से इसमें कुछ इनोक्यूलम या कुछ जो है मात्रा जो इसमें ऐड कर दी जाती है। अब वो दही अपन ने क्यों ऐड किया आपको पता है, क्योंकि उसमें क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो इसमें आ गया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या बनाता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाएगा। इसमें लैक्टिक एसिड से जो ये मिल्क है, जो मिल्क के प्रोटीन है, वो थोड़ी देर में कोएगुलेट होएंगे यहाँ पे और क्या बना देंगे, कर्ड बना देंगे, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो गए, दही में कन्वर्ट हो गए। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है एक, जिसमें अपन ने क्या, जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसमें क्या कोई जीन डाला, क्या अपन ने क्या कोई जीन डाला? नहीं, वो उसकी नेचुरल कैपेबिलिटीज है, वो उसके अंदर नेचर के द्वारा दी गई एक कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसी का अपन ने यूज करके क्या बनाया, घर पे कर्ड बनाया है। ऐसे ही वाइन और जो ब्रेड है वो भी किससे बनती है, सैकरोमाइसिस सेरिवेसी से अपन बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए क्या लगाए, डायग्राम लगाए। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी से अपन ने क्या समझा कि माइक्रोब्स के जीन के साथ अपन कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज को अपन यहां पे यूज करते हैं। जैसे मैंने लैक्टोबैसिलस का एग्जांपल देके दही का फॉर्मेशन, जो कर्ड फॉर्मेशन है, वो मैंने समझाया। ओके, क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट, समझते जाइएगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी की। किसकी बात करेंगे, न्यू बायोटेक्नोलॉजी की या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो आज की चल रही है, मैंने बताया 1970 के बाद की। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो अपन ने अभी क्या पढ़ा था, यूज ऑफ नेचुरल कैपेबिलिटी, जो ओल्ड बायोटेक में था, याद देखो, यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। यानी कि अपन यहां पे प्रोडक्ट बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करेंगे या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, तो अपन इसको यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि ह्यूमन का कोई इंसुलिन जीन जो है अपन ने इकोलाई में ट्रांसफर किया है। क्यों किया है, सुनना समझना ध्यान से। कोई ह्यूमन है जिसको क्या है, डायबिटीज हो रखा है। क्या हो रखा है, डायबिटीज हो रखा है। अब इसको क्या करना है, क्योर करना है, यानी कि डायबिटीज हो रखा है तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इसके अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करना है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, काऊ और पिग को मारा जाता था, काऊ और पिग को मारा जाता था और यहां से जो इंसुलिन निकलता था उसको पेशेंट में इंजेक्ट किया जाता था और ठीक किया जाता था। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि किसी नॉन ह्यूमन का इंसुलिन जो है आप ह्यूमन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या होगा, एलर्जिक रेस्पॉन्स आएंगे, वो इसको रिजेक्ट करेगा, उसका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करेगा। दूसरा, काऊ और पिग को मारना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकला कि अपन किसी भी ह्यूमन से, ह्यूमन की किसी भी सेल से एक अपन इंसुलिन का जीन ले, उसे किसी वेक्टर के साथ जोड़ें और किस में ट्रांसफर कर दे, इकोलाई में ट्रांसफर कर दे। किस में ट्रांसफर कर दे, इकोलाई में ट्रांसफर कर दे। ये देखिए मैंने यहां एक ह्यूमन बनाया, यहां से मैंने ह्यूमन के इंसुलिन का जीन लिया, उसे किसी वेक्टर के साथ, आगे सब क्लियर करूंगा वेक्टर क्या होता है, चिंता मत करिए, एक बार बेसिक समझते जाइएगा। ह्यूमन इंसुलिन जीन है, उसको इकोलाई में ट्रांसफर किया और ह्यूमन इंसुलिन का जो है यहां पे क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। बताओ प्रोडक्ट बना। लेकिन क्या यहां पे इकोलाई की कोई नेचुरल कैपेबिलिटीज है क्या ह्यूमन इंसुलिन बनाने की? आप कहोगे नहीं सर, नेचुरली कैसे बनेगा, ये तो अपन ने जब इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करी और इसमें ह्यूमन इंसुलिन का जीन इंसर्ट किया, तब इसने क्या बनाया, ह्यूमन इंसुलिन बनाया।
तो अब यहां से अपन क्या करेंगे, ये ह्यूमन इंसुलिन जो बना इसको अपन किस में ट्रांसफर कर देंगे, इस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। अब इस पेशेंट में कोई एलर्जिक रेस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन ह्यूमन थोड़ी है, ह्यूमन के जीन से ही तो बना है, इसका ही तो प्रोडक्ट है, और अपने को काऊ और पिग को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये है न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें अपन ने क्या समझा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज। जेनेटिक इंजीनियरिंग यही है, ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन है वो अपन ने इकोलाई में ट्रांसफर किया, तो यही है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि जीन्स के लेवल पे जो इंजीनियरिंग हो रही है, जो अपन जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी का जीन निकाल के अपन दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, अपन ने इकोलाई में बाहर से कोई डीएनए इंसर्ट किया है, यानी कि दो का मिला जुला एक डीएनए है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आगे भी क्लियर होगा, नेक्स्ट समझिएगा। अब देखना, अपन ने ओल्ड डेफिनेशन समझी, न्यू डेफिनेशन समझी। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें एक डेफिनेशन और दे रखी है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या डेफिनेशन देता है, जो अपनी बायोटेक है उसकी, ये समझिएगा। ये क्या करता है, ओल्ड बायोटेक और न्यू जो मॉडर्न बायोटेक है उनको मिला के क्या है, एक डेफिनेशन दी है, किसने, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ये क्या बोलता है, देखना, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग, मोलिकुलर एनालॉग बोलते हैं अपन डीएनए आरएनए को, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अभी मैंने क्या बताया था कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए होगा, ह्यूमन सर्विसेज के लिए होगा। इसकी इस डेफिनेशन को समझना, ये डेफिनेशन बहुत छोटी है लेकिन बहुत कुछ समझाना चाह रही है। देखना क्या कह रही है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि जो नेचुरल साइंस है उसके साथ अपन ने कुछ इंटीग्रेट किया है। अभी समझेंगे, फ्लोचार्ट से समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग। अब अपन इसको यहां पे समझते हैं क्या कहना चाह रही है डेफिनेशन। देखना, मैंने कोई ह्यूमन से ह्यूमन इंसुलिन जीन आइसोलेट किया, ओके। अब इसको मैंने क्या किया है, इकोलाई में क्या किया है, इंसर्ट किया है। तो मैंने क्या किया, यहां पे इसको ऐसे मान लो मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, किसका, जीन का, इस ह्यूमन जीन का इकोलाई के साथ। अब देखिएगा, नेचुरल साइंस के साथ क्यों बोला है, नेचुरल साइंस क्या है, कहीं पे डीएनए होगा तो डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन अपन ने इस नेचुरल फिनोमिनन के साथ, इस नेचुरल साइंस के साथ क्या करी है, कुछ छेड़छाड़ करी है। कैसे करी, ये बाहर का जीन इंटीग्रेट करके, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी वैसा ही बनेगा, उसमें भी तो वो प्रोटीन आएगा जिसका जीन अपन ने यहां पे इंसर्ट किया है। ये है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बायोटेक की डेफिनेशन। क्या कह रही है कि नेचुरल साइंस के साथ में अपन ने कुछ इंटीग्रेट किया है, सेल्स के साथ, सेल्स के पार्ट के साथ, या मोलिकुलर एनालॉग डीएनए आरएनए के साथ, और अपन ह्यूमन सर्विसेज के लिए क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, क्लियर। अब देखना आगे, अब अपन समझते हैं कुछ इसके बायोटेक के जो साइंटिफिक टेम्परामेंट हैं वो समझते हैं। जैसे पॉल वर्ग एक साइंटिस्ट हैं, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी अपन ने समझी थी ना, कि किसी जीन को कहीं से निकालकर किसी अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको अपन होस्ट बोलते हैं, जिसमें अपन जीन ट्रांसफर करते हैं, आगे भी समझेंगे, उसमें ट्रांसफर करना, इसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर किसे कहा जाता है, पॉल वर्ग को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सक्सेसफुली जीन ट्रांसफर फर्स्ट टाइम किया था। कैसे किया था, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी के जो भी स्टेटमेंट्स हैं मैं उनको यहाँ फ्लो चार्ट और डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पूरा एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट है उनको यहाँ पे डिकोड किया जा रहा है, तभी बायोटेक आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, देखना, ही ट्रांसफर्ड जीन ऑफ SV40 वायरस इनटू इकोलाई। एक बात समझ में आई कि कोई SV40 वायरस का जीन इन्होंने इकोलाई में ट्रांसफर किया, इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें ट्रांसफर किया।
तो इसके लिए अभी अपन ने थोड़ा सा बेसिक समझा था ना कि वेक्टर चाहिए होता है। वेक्टर क्या यूज किया, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज। मैं यहां सिंपल बना देता हूं, तो ये SV40 वायरस है, इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, यहां से इसने कोई जीन निकाला और ये इकोलाई में ट्रांसफर कर दिया थ्रू लैम्बडा बैक्टीरियोफेज। ये पॉल वर्ग ने किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, अब अपन एक नेक्स्ट समझते हैं इंपॉर्टेंट चीज दूसरा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने क्या किया, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप समझना क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए दो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनके डीएनए का एक मिला जुला जो मिक्सचर है, उसे अपन सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। यानी कि ऐसा डीएनए जहां पर दो ऑर्गेनिज्म का क्या हो, डीएनए हो। ओके, देखना, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय लिंकिंग एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विथ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। अब देखना क्या समझाना चाह रहा है, समझना। इन्होंने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बनाया, लेकिन कैसे बनाया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल के, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल के। और उसके लिए जो इन्होंने प्लाज्मिड यूज किया, आगे जब भी मैं प्लाज्मिड बोलूं तब आपको समझना है कि वेक्टर जो यूज किया, जो उस जीन को होस्ट सेल में लेके जाएगा, वो प्लाज्मिड यूज किया साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम का। और इसके थ्रू इन्होंने क्या जीन इंसर्ट कराई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। किन्होंने, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इन्होंने बनाया। अब देखना आगे समझते हैं अपन। अब एक चीज समझना, तब स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक बैक्टीरिया है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट है, यानी कि इसमें कोई एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन नहीं है। तो क्या होगा, जब मैं इस पे एंटीबायोटिक डालूंगा तो ये बैक्टीरिया मारा जाएगा। इतनी बात क्लियर, सिंपल से समझिएगा, अपन समझ रहे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को। ओके, अब देखिए, मैंने मान लो कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसी बैक्टीरिया में, इसी बैक्टीरिया को मैंने यहां बनाया, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दिया प्लाज्मिड का यूज करके। क्या लिखा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट। अब मैं इस बैक्टीरिया पे यदि एंटीबायोटिक डालूं तो क्या ये मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा। अब समझना कि एंटीबायोटिक क्या करती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उनके अगेंस्ट कैसे रेस्पॉन्ड करता है, समझिएगा। देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है तो जीन से कोई एमआरएनए बनता है, बिल्कुल बनता है। एमआरएनए से क्या बनता है, कोई प्रोटीन बनता है। इतनी बात बेसिक है, क्लियर मोल बायो की। अब देखिएगा, एंटीबायोटिक जब मैंने इस बैक्टीरिया पे डाला तो जो इस जीन ने प्रोडक्ट बनाया एमआरएनए और प्रोटीन, उस प्रोटीन ने इस एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर दिया और बैक्टीरिया को नुकसान होने से बचाया। मतलब एंटीबायोटिक का काम क्लियर हुआ कि वो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, लेकिन यदि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन हो तो उस एंटीबायोटिक को वो किल कर देता है, एक तरीके से एंटीबायोटिक का जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देता है। वापस से समझिएगा, मैंने एक बैक्टीरिया लिया जिसमें कोई एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं थी। मैंने क्या किया, इसमें कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दी, या फिर अपन पर्टिकुलरली ये भी तो पढ़ते हैं ना कि ज्यादा एंटीबायोटिक के यूज से बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो उसका एग्जांपल मान लीजिए चाहिए। तो फिर अपन यदि एंटीबायोटिक अप्लाई करें तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, बाकी उस एंटीबायोटिक का जो इफेक्ट है उसे खत्म करेगा, क्योंकि उसके लिए उसमें क्या है, जीन है। और जीन कैसे काम करता है आपने यहाँ पे देखा। ओके, इतना क्लियर। अब अपन समझते हैं जो अभी अपन ने बोला था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर वाला जो एक्सपेरिमेंट है, समझना। देखो क्या किया इन्होंने, एक बैक्टीरिया लिया, एक बैक्टीरिया लिया। इस बैक्टीरिया को मेंशन नहीं किया गया है आपकी एनसीईआरटी में कि ये कौन सा बैक्टीरिया था। एक बैक्टीरिया लिया जिसमें क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट। पूरी बायोटेक को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया है मैंने। अब देखो, एक बैक्टीरिया और लिया इन्होंने, साल्मोनेला
टाइफीम्यूरियम, जैसा मैंने अभी बताया था कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड यूज करके इन्होंने इकोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाला था। अब देखो, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कट करवाया होगा, इधर से इसका प्लाज्मिड लिया होगा, दोनों को जोड़ा होगा। देखो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना यहां पे, जिसको क्या बोल देते हैं अपन शॉर्ट में, आरडीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, देखो इधर से अपन ने इस बैक्टीरिया का क्या लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का क्या लिया, प्लाज्मिड, दोनों को जोड़ा तो ये देखो रेड वाला जीन यहां पे है, तो क्या बना ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरडीएनए। इसी का नाम है हाइब्रिड डीएनए, क्योंकि दो का मिक्सचर है, ओके। और इसी का नाम है काइमेरा डीएनए। काइमेरा डीएनए अपन उन्हीं को बोलते हैं जो दो का मिला जुला हो, एक तरीके से चितकबरा, जिसे अपन शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बन गया, अब इसको ट्रांसफर किसमें किया इन्होंने, इस इकोलाई में किया। देखो यहां पे नॉर्मल इकोलाई है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट, यहां पे क्या है, इसमें एब्सेंट है, सॉरी क्या है, एब्सेंट है। और यहां पे क्या डाला है इन्होंने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाला है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और समझना है यहां से, जब मैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जीन बाहर से इंसर्ट कराऊं तो उसका मैंने क्या मॉडिफाई कर दिया, जो उसका एक्चुअल जेनेटिक्स उसकी थी, एक्चुअल जो जेनेटिक मेकअप उसका था, उसको मैंने क्या किया है, मॉडिफाई किया है, बदला है, उसके साथ छेड़छाड़ की है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन आगे भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिन्हें शॉर्ट में अपन क्या बोले, जीएम। तो ये अगर अपन ने इकोलाई में ट्रांसफर किया है तो ये कैसा इकोलाई बना, नॉर्मल इकोलाई है या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो इसको बोला अपन ने जीएम इकोलाई। और इसमें क्या प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। अब आपको स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर का एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। मैं एक बार वापस से बता देता हूं आपको बिल्कुल शॉर्ट में। स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था, सिंपली फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी आपको समझ में आ गया कि दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए आपस में मिले जुले हो तो उनको अपन क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, इकोलाई लिया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं थी। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम लिया जिसका प्लाज्मिड लिया, जो अपने जीन, जो अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसको उस इकोलाई तक लेके जाएगा। एक बैक्टीरिया लिया जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से क्या लिया, प्लाज्मिड लिया, दोनों से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, इकोलाई में ट्रांसफर कर दिया। अब इकोलाई में क्या आ गई, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस आ गई, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इकोलाई बोला। और इसका अपन ने जेनेटिक्स को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, इसलिए अपन क्या बोला, जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम इकोलाई। बोलो क्लियर, ओके। अब देखना नेक्स्ट, हाँ अब अपन सिंपली स्टेप समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, कि बायोटेक्नोलॉजी में जो अपन काम करते हैं, कोई भी जीन को निकालना, उसे अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना, ये किस तरीके से किया जाता है, इसके जो स्टेप्स हैं। अब मैं बायोटेक्नोलॉजी का, कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी का आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। इनको डिटेल से आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनमें समझेंगे, लेकिन मैं पहले क्या दे रहा हूं आपको, ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि ओवरव्यू दिमाग में क्लियर होगा तो अपन उनको स्टेप बाय स्टेप उधर समझते जाएंगे। अब देखो, अब अपन इतनी देर क्या बोल रहे थे, कोई भी जीन निकाला, उसको किसी पर्टिकुलर होस्ट में ट्रांसफर किया, प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। तो ये कैसे बनाए जाते हैं, ये स्टेप क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, अब यहां पे समझते हैं। देखो, मेरे को जीन चाहिए, तो जीन के लिए मेरे को पहले डीएनए तो चाहिए। डीएनए कहां मिलेगा, मेरे को किसी सेल से मिलेगा। तो ये मैंने एक सेल बनाई, यहां से मैंने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया। कैसे किया ये आगे समझेंगे। मैंने कहा अभी क्या दे रहा हूं आपको, एक ओवरव्यू दे रहा हूं। मैंने क्या आइसोलेट कर लिया, डीएनए यहां से आइसोलेट कर लिया। ये पर्टिकुलर मैंने क्या बना लिया, डीएनए बना लिया। अब ये जो डीएनए है इसको मैं कट करूंगा, क्योंकि डीएनए तो कंप्लीट एक लंबा थ्रेड है, उसमें से मेरा कोई एक डिजायर्ड जीन होगा जो मुझे होस्ट में ट्रांसफर करना होगा, वो तो एक छोटा सा फ्रेगमेंट होगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, कट करूंगा। कट अपन बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए को किससे करते हैं, आरी से। आरी समझते हो ना,
जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं आरी, काटने के लिए काम में लेते हैं। आरी का मतलब यहाँ बायोटेक में है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एंजाइम होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी एक अपन क्या ले रहे हैं, ओवरव्यू। डीएनए को किससे काटा, आरई से काटा, क्या बने, फ्रेगमेंट्स बन गए अलग अलग। अब मान लीजिए फ्रेगमेंट बने, सारे तो अपने काम के नहीं है, अपना तो कोई एक जीन का टुकड़ा है, फ्रेगमेंट है। मान लीजिए ये जो रेड वाला है वो अपना डिजायर जीन है जिसको अपने को होस्ट में ट्रांसफर करना है, मान लिया मैंने। ओके, यहां से मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया, जो मेरा ये जीन है डिजायर है, सिलेक्शन ऑफ डिजायर जीन। कैसे किया आगे समझेंगे, सिंपली स्टेप समझ रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके, मैंने यहां से क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया मेरा जीन। अब यदि मेरे जीन की कॉपी कम है, बहुत कम नंबर में है, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है जो पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके थ्रू मैं क्या करवा सकता हूं, मेरे जीन की बहुत सारी कॉपी तैयार कर सकता हूं। ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास बहुत सारी कॉपी अवेलेबल है तो बिना पीसीआर के काम चलेगा, और अगर आपके पास कॉपी कम है तो अपन कॉपी नंबर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पीसीआर करेंगे। इतना क्लियर। ओके, अब देखो अपन क्या ले, अपने को ये जीन डालना है, तो उसके लिए भी मैंने क्या बताया था, इसके लिए कोई वेक्टर तो चाहिएगा जो इसको होस्ट सेल तक लेकर जाएगा। अब अपना वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर मैंने यहां क्या बनाया है, एक प्लाज्मिड बनाया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बायोटेक है उसमें अपन प्लाज्मिड को ही वेक्टर कंसीडर करते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, आगे देखेंगे। अब ये जो बायोटेक का प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए क्या करते हैं, देखो ये पूरा प्रोसेस मैं ऐसे बना लेता हूं इसको, ये एक टेस्ट ट्यूब में चल रहा है। ओके, मैंने क्या ले लिए, यहां पे वेक्टर ले लिए। इसी टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ऐड कर दिया गया, जैसे मैंने बताया था आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि वो इसे डीएनए को कट करने का काम करेगा, क्योंकि प्लाज्मिड तो एक तरीके का डीएनए है, तभी तो अपन यूज कर रहे हैं, ताकि वो होस्ट सेल में जाकर रेप्लिकेट करे, ताकि अपना जीन भी रेप्लिकेट कर पाए और प्रोडक्ट बन पाए। ओके, अब देखो मैंने कट कर लिया किससे, आरई से। ओके, ये सब कुछ टेस्ट ट्यूब में चल रहा है, अब कट हो गया मान ली। इसी में मैंने क्या डाल दिया, ये जीन जो डिजायर था मेरा, ये भी मैंने यहां ले लिया, इसी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ओके, क्योंकि डीएनए के लेवल पे बात हो रही है तो चीजें दिखेंगी थोड़ी अपने को, ठीक है। इसी टेस्ट ट्यूब में डिजायर डीएनए भी डाल दिया, ये जीन भी डाल दिया, वेक्टर भी है अपना, आरई से इस पे कट भी लग गया मान लो। अब देखो क्या होता है, क्या एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें जो है ये जो प्लाज्मिड जो कट हुआ है आरई से वो आपस में ही जुड़ जाए, जैसा यहां हो रहा है, सेल्फ लाइगेट खुद से ही जुड़ गया। एक पॉसिबिलिटी है अपनी कि अपना जो जीन है वो जैसे ही कटे यहां पे आके क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए, जैसा सेकंड केस में मैं दिखा रहा हूं। वापस से समझना, एक पॉसिबिलिटी तो यहां पे ये है कि ये प्लाज्मिड कटे आरई से और वापस आपस में ही चिपक जाए इसके एंड, जिससे तो अपन क्या बोलेंगे, सेल्फ लाइगेटेड, खुद से ही वापस चिपक गया, अपना जीन इसमें अंदर इंसर्ट नहीं हुआ। तो अपना तो एम ही क्या था, इसके अंदर अपना जीन इंसर्ट करवाना। मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी ये है कि अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ में आ ही रहा है आपको, तो आरडीएनए इस केस में बना है, जैसा वो रेड यहां पे दिखाया गया है, तो ये रेड यहां दिख रहा है, आरडीएनए बना। अब अपन बताओ इसको क्या करेंगे, होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। होस्ट सेल जब भी मैं बोलूं, मतलब जो अपन प्रोडक्ट जिस सेल में बनवाना चाह रहे हैं और आरडीएनए को जिस सेल में ट्रांसफर करेंगे उसे बोलेंगे अपन होस्ट सेल। इतनी बात क्लियर है आपके, होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। अब देखिएगा, समझना इसको, अब होस्ट सेल में भी तीन पॉसिबिलिटी बनती है। देखो अपने पास डीएनए कितने आए, दो, एक तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट ही नहीं बना, जिसके अंदर अपना डिजायर जो जीन है वो ही इंसर्ट नहीं हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, अब सब कुछ लार्ज स्केल पे चल रहा है, टेस्ट ट्यूब में चल रहा है। अब इसको मान लो बैटरी प्लेट पे मैंने बहुत सारे क्या लिए, ये मेरे होस्ट सेल लिए, जिसमें मेरे को क्या इंसर्ट करवाना है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवाना है, किसमें, होस्ट सेल में, क्योंकि जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपन ट्रांसफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोटेक की लैंग्वेज में होस्ट सेल बोलते हैं। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहां से। एक तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि एक ऐसा सेल हो जिसमें कोई सा भी डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ हो, कोई सा भी डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ हो, नाम से ही क्लियर है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट,
मतलब कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। सेकंड केस क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफर तो हुआ है कुछ लेकिन विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला डीएनए यहां पे आ गया, दिख रहा है आपको, इमेज से क्लियर है। और तीसरी एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां पे ट्रांसफर हो गया। अब मेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन आप बताइए, अपने काम की होस्ट सेल इनमें से कौन सी है? तो आप कहोगे सर हमें तो अपना जीन होस्ट सेल तक पहुंचाना है, तो अपने तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वाली होस्ट सेल अपने काम की है, इसको अपने को लार्ज स्केल पे ग्रो करवाना है और अपना प्रोडक्ट लेना है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखो, मैं अभी क्या बोला था आपको कि मैं एक सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूं, कैसे इनको सेलेक्ट करेंगे कि यही रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये अपन आगे डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे कि ये कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन अभी अपन क्या देख रहे हैं, सिंपल स्टेप देख रहे हैं बायोटेक के। ओके, अब देखना, मान लीजिए ये वापस बना लिया मैंने, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसको मैंने शॉर्ट में एनटी लिखा, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट जिसको मैंने शॉर्ट में टी और एनआर लिखा, और ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट जिसको मैंने टी और आर लिखा। अब मेरे काम की होस्ट सेल कौन सी है, ये वाली, तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया, कैसे करेंगे आगे देखेंगे। देखो, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। अब ये क्या बना, इसमें आ गया अपना डीएनए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, तो ये क्या बना, अभी क्या बताया था मैंने कि इसकी जेनेटिक्स को अपन ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, यानी कि ये जीएम बना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अपना ये बना। यहां तक का जो ये प्रोसेस है इसे ही अपन नाम देते हैं सिंपली, अब समझ लो, जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जीएम बनाने तक का काम जो है, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाने तक का काम जो है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जीई बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? अब देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग होने के बाद, जीएम बनने के बाद अपन क्या करेंगे, अपने को ये एक है होस्ट सेल है, ये तो एक बहुत छोटी सेल है, क्या इससे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी अपने प्रोडक्ट की? नहीं, इसको अपने बायोटेक्नोलॉजी में बड़े बड़े फर्मेंटर में क्या कराना होगा, थाउजेंड्स लीटर कल्चर मीडिया में इसको ग्रो करवाना होगा, ताकि अपना प्रोडक्ट जो है लार्ज स्केल पे बने। अब देखिए क्या करते हैं, ये अपना जीएम हो गया। इंक्रीज कॉपी नंबर, देखो सबसे पहले तो एक सिंपल सा समझना, कॉपी नंबर क्या होता है। ये प्लाज्मिड है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी अपनी कॉपी बनाए होस्ट सेल के अंदर ही, इसको बोलते हैं कॉपी नंबर। ये कॉपी नंबर कैसे बनाएगा आगे अपन समझेंगे कि जो वेक्टर होता है, जो प्लाज्मिड होता है, उस पर ओराई साइट होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो उसके रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। बिना ओराई साइट के जो अपना प्लाज्मिड है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कॉपी नहीं बना सकता, रेप्लिकेट नहीं हो सकता, वो अपने आगे की बात है। तो इंक्रीज कॉपी नंबर किस किस का, प्लाज्मिड एंड सेल, प्लाज्मिड का भी बढ़ाना है और सेल्स को भी बढ़ाना है, सेल्स को भी तो डिवाइड कराना है। अब देखिए यहां पे क्या बन रहा है, ये सेल्स बढ़ रही है, मान लीजिए, और ऐसे इस तरीके से क्या बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स के अंदर अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या जो प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट हो रहा है, तो उसके साथ अपना जीन भी रेप्लिकेट हो रहा है, तो उसका प्रोडक्ट भी वहां पे बन रहा है। तो इस तरीके से बड़े बड़े फर्मेंटर में इनको फिर ग्रो करवाया जाता है, किसको, जीएम बनाने के बाद में इस सेल, इन सेल्स को। ओके, और अपना प्रोडक्ट क्या किया जाता है, यहां से लिया जाता है। अब देखिएगा आगे का स्टेप, मैंने ग्रो करवाया, सेल्स का नंबर बढ़ा, तो मेरे प्रोडक्ट का नंबर भी बढ़ता जाएगा, जिससे बेनिफिट होगा। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट को वहां से आइसोलेट तो करें, तभी तो अपन ह्यूमंस तक पहुंचा पाएंगे। आइसोलेट करें, प्योरीफाई करें, और उसका क्वालिटी चेक करें कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं। अब देखो क्या किया मैंने, सॉरी यहां पे क्या आएगा, आइसोलेशन, क्या किया, आइसोलेट किया, प्योरीफाई किया, क्योंकि मेरे को अब ये सेल्स नहीं चाहिए, ये सेल्स नहीं चाहिए,
अब मेरे को जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है, जो प्रोटीन बनी है, जो प्रोडक्ट बना है वो चाहिए। पर्टिकुलर अपन ने इंसुलिन की बात करी थी तो इंसुलिन चाहिए, इसके साथ कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई जो है टॉक्सिक मटेरियल नहीं आना चाहिए, सिर्फ इंसुलिन को आइसोलेट करना है। तो आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड क्वालिटी टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। और इसके बाद में क्या किया जाए, उसको पैकेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि उसको पैक किया जाएगा और मार्केट में बेचा जाएगा। अब अपने समझना, अपने क्या समझा है, अपन ने ये समझा है कि मान लीजिए कोई बायोटेक की कंपनी है जो ह्यूमन इंसुलिन बनाती है, वो ह्यूमन इंसुलिन किस तरीके से बनाती होगी, ये प्रोसेस अपने यहां पे समझा है। डेली लाइफ से रिलेट करिएगा इसको कि ह्यूमन इंसुलिन जो है वो डायबिटीज पेशेंट में इंजेक्ट करने के लिए कहां से आता है, इस प्रोसेस के थ्रू आता है। और ये बहुत सी कंपनियां, जो बायोटेक कंपनियां हैं वो करती हैं। किस तरीके से करती है, वापस सुनना, किसी जीन को निकाला, डीएनए को निकाला, उसको आरी से कट किया, उसमें अपना डिजायर जीन जो है वो सेपरेट किया अपन ने। उसके बाद में यदि कॉपी नंबर कम है तो पीसीआर से उसका नंबर बढ़ाया। उसके बाद में उसको किसी प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, वेक्टर के साथ जोड़ा, जो उसको रेप्लिकेट करवाएगा। और फिर उसको ट्रांसफर किया अपन ने किसमें, किसी होस्ट सेल में। होस्ट सेल को अपन ने लार्ज स्केल पे ग्रो करवाया और वहां अपना जो जीन है वो भी रेप्लिकेट हुआ और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी अपने को लार्ज स्केल पे मिला। उसको आइसोलेट किया, प्योरीफाई किया, क्वालिटी टेस्ट किया और फिर उसके बाद में उसे मार्केट में लॉन्च किया गया और डायबिटीज पेशेंट तक पहुंचाया गया। इस तरीके से जो है ह्यूमन इंसुलिन बनाया जाता है और ये कंपनियां ग्रो करती हैं। ओके, अब समझना नेक्स्ट बायोटेक में अपन क्या समझ रहे हैं। तो अपन ने सिंपल स्टेप समझ लिए बायोटेक के, अब प्रिंसिपल समझना बायोटेक का, कि बायोटेक का प्रिंसिपल किस पे काम करता है। वही वापस चीजें जो अभी अपन ने पढ़ी थी। क्या है, पहला तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब आप समझ चुके हो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। और सेकंड है ग्रोथ ऑफ जीएमओ एट लार्ज स्केल लेवल। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो क्या आता है कि अपन ने सिंपल जो जीएमओ बनाया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है, किसी जीन को अपन ने किसी अदर सेल में, होस्ट सेल में ट्रांसफर करके जो एक ऑर्गेनिज्म तैयार किया है उसको क्या बोलेंगे अपन, जीएमओ बोलेंगे। ये एक पहला स्टेप तो ये है, क्योंकि इसके बिना तो आगे अपन किसको ग्रो करवाएंगे। तो पहला स्टेप तो बायोटेक का अपना ये हुआ। दूसरा स्टेप है ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल लेवल। जीएमओ को अपन लार्ज स्केल लेवल पे ग्रो करवाएंगे तभी तो अपना प्रोडक्ट मिलेगा, तभी तो अपने जीन की कॉपी बढ़ेगी और तभी अपना प्रोडक्ट जो है बहुत सारी अमाउंट में मिल पाएगा। ये दो स्टेप है, समझ लेते हैं। टू प्रोड्यूस जीएमओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जीएमओ प्रोड्यूस करने के लिए है दिस टेक्निक्स अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। क्या मैंने डीएनए एंड आरएनए के साथ छेड़छाड़ नहीं की क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल की है। तो क्या उसका केमिस्ट्री तो बदली ना, डीएनए आरएनए पहले था वैसा थोड़ी है, बदली। तो जब उसकी केमिस्ट्री बदली, यानी कि उसका जब जीनोटाइप बदला, तो उसके कुछ फिनोटाइप में भी तो चेंज आएगा, तो फिनोटाइप भी यहाँ पे बदलता है। सिंपल से एग्जांपल से समझ लीजिएगा, जैसे अपन ने अभी देखा था कि एक जो इकोलाई बैक्टीरिया था उसमें एंटीबायोटिक के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, लेकिन जब उसको जीएमओ बनाया, मतलब उसके अंदर जीन ट्रांसफर की, तो उसका जेनेटिक्स तो चेंज हुआ, जीनोटाइप चेंज हुआ, उसकी वजह से फिनोटाइप उसने क्या शो किया, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस। तो जीनोटाइप भी बदलता है, फिनोटाइप भी बदलता है। पहला स्टेप है जेनेटिक इंजीनियरिंग किसका, बायोटेक का। सेकंड क्या है, अब जो जीएमओ बन गया है, मेंटेनेंस ऑफ जीएमओ इन स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है उसे कॉन्टामिनेशन से बचाना, क्योंकि उसी को यदि कॉन्टामिनेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो अपनी सेल्स तो मारी जाएगी, वापस अपने को जीन ट्रांसफर करना पड़ेगा, जीएमओ बनाना पड़ेगा। ओके, माइक्रोबियल contamination free environment and growth it at large scale level for the manufacture of biotechnological product like antibiotic, वैक्सीन एंड एंजाइम। ये अपन बायोटेक की इन प्रोसेसेस के थ्रू एंजाइम, वैक्सीन ये सब बनाते हैं। क्या समझा अपन ने अभी, जीएमओ बनाना है, किस प्रोसेस के थ्रू बनेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। कोई जीन अपने को डालना पड़ेगा, उसके लिए वेक्टर चाहिएगा। जनरली अपन क्या यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड यूज़ करते हैं, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे बनेगा। ओके, फिर जो जीएमओ है उसको लार्ज स्केल पे ग्रो करवाना। यहाँ पे एक चीज़ समझ लो,
बायोटेक में जीएमओ सिर्फ एक बार बनाया जाता है, उसके बाद में उसी में से, जैसे मैं बैक जाऊं, यहां जैसे अपन ने समझा कि ये अपन ने जीएमओ यहां बनाया था। अब इन्हीं में से मान लो ये जो अपन ने सेल्स ग्रो करवाई ना, उन्हीं में से इसी एक सेल्स को जैसे मान लो अपन ने क्या कर लिया, एक मिनट, ये जो सेल्स हैं इनको तो ग्रो होने दिया, इनको तो ग्रो होने दिया, और इस सेल को जो है वो मैंने क्या कर लिया, स्टोर करके रख लिया टेस्ट ट्यूब में, स्टेराइल एनवायरनमेंट में इसको जो है स्टोर करके रख लिया, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ग्रो करवाने की बात आए तो यहां से मैं जो है ग्रो करवा सकूं। बैक्टीरिया डिवाइड होगा, आगे डिवाइड हो जाएगा, ताकि मुझे जीएमओ बार बार नहीं बनाना पड़े, क्योंकि मेहनत तो इसी में लगती है, किसी में जीन ट्रांसफर करना इतना इजी थोड़ी है। इसलिए बायोटेक में जीएमओ सिर्फ एक बार बनाया जाता है, उन्हीं में से कुछ सेल्स को जो है स्टेराइल कंडीशन में रख लिया जाता है और बाकी को ग्रो करवाया जाता है, फिर उनका यूज कर लेंगे, फिर कुछ सेल्स उसमें से रख लेंगे, और फिर इस प्रकार से बायोटेक का ये प्रोसेस जो है चलता है। मेरे ख्याल से बायोटेक की ये जो बेसिक अपन ने स्टेप समझे हैं और जो प्रिंसिपल समझे हैं वो आपके दिमाग में क्लियर हुए होंगे। तो अंत में थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बड़े इत्मीनान से सुना और देखा। ओके, अब अपन नेक्स्ट टाइम में इसके जो स्टेप समझे हैं उनको डिटेल से समझेंगे, कैसे अपन डीएनए निकालते हैं, कैसे उन्हें कट कराते हैं और कैसे उन्हें आइसोलेट करते हैं, और उन्हें फिर आगे का जो प्रोसेस है उसके थ्रू वो गुजरते हैं। ओके, देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, करेंगे और भी बात पर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।